सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी इकोनॉमिक्स की प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करा था वो था बैंकिंग। हम लोग देख चुके थे बैंक क्या होता है, बैंकिंग क्या है। आरबीआई के बारे में हम लोगों ने बेसिक डिस्कस करा था कि आरबीआई जो है वो आरबीआई एक्ट, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चीजें। आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर इसको फ्रेम किया गया और प्रॉपर 1935 में आरबीआई का फॉर्मेशन कर दिया। जब आरबीआई बनाया गया तब आरबीआई क्या था? तब आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था। आज की डेट में हम आरबीआई को सेंट्रल बैंक बोल रहे हैं। इट इज क्लियर कट कि आरबीआई एक गवर्नमेंट बैंक है, बट क्या आरबीआई शुरू से गवर्नमेंट बैंक था? तो द आंसर इज नो। आरबीआई स्टार्टिंग में जब फ्रेम किया गया देन इट वाज अ प्राइवेट बैंक, बट 1949 1 जनवरी 1949 में आरबीआई को कर दिया गया था नेशनलाइज और इसको बना दिया गया था एक गवर्नमेंट बैंक। यहां तक की बात हमें पता है। अब आरबीआई आपके और मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। मुझे और आपको लोन चाहिए तो हम आरबीआई के पास नहीं जाते हैं। ये कंसेप्ट हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। मतलब आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस हैं, आरबीआई क्या क्या काम करता है, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि नोट इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ किसके पास है? आरबीआई के पास। एक्सेप्ट कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट जो कि गवर्नमेंट प्रिंट करती है, बाकी सब कुछ जितने भी नोट्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन करता है प्रिंट? आरबीआई करता है। हमने आरबीआई के गवर्नर के बारे में देखा था। फर्स्ट गवर्नर देखे थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर देखे थे, और रिसेंट में कौन गवर्नर है ये हमने देखा था। आरबीआई की बेसिक बात फंक्शंस से कवर करी। अब हम देखेंगे आरबीआई से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी। बैंक्स में मैंने आपको बताया ना हमें क्या क्या पढ़ना है। आरबीआई का कंसेप्ट तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे डिटेल में। आरबीआई क्या पिछली क्लास में देखा, आरबीआई और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस देखा था, आरबीआई के फंक्शंस देखे थे, राइट? तो फंक्शंस देख लिए थे आरबीआई के, बैकग्राउंड देख लिया आरबीआई का, कैसे फॉर्म हुआ, क्या कहानी, कौन सी कमिटी थी। आई होप वो सब याद होगा, नहीं याद तो उसको प्रीवियस वीडियो को आप लोग एक बार दोबारा देखेंगे कि क्या फंक्शंस थे, बैकग्राउंड क्या रहा, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो कि किसी भी एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज। इसके अलावा जो हमें देखना है, इसके अलावा बैंकिंग में हमें देखना है नेशनलाइजेशन बैंक का कैसे हुआ, जो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि जितने भी ये बैंक्स हैं इनका नेशनलाइजेशन पर्टिकुलरली कैसे हुआ। इसके अलावा जो हमें देखनी है टॉपिक, वो हमें देखने हैं मर्जर ऑफ बैंक। मर्जर ऑफ बैंक कि ये जो बैंक आपस में मर्ज हो जाते हैं। देखो नेशनलाइजेशन की अगर मैं बात करूं ना तो 2019 में, प्रीवियस ईयर जो निकल के गया हमारा 2019 में, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को टोटल 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे। तो हमने पिछले साल 50 ईयर ऑफ नेशनलाइजेशन को सेलिब्रेट करा था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग को। तो ये भी हम कंसेप्ट पढ़ के चलेंगे। वही मर्जर ऑफ बैंक, 2019 में एक मेजर मर्जर हुआ बैंक्स का, कुछ बैंक विलय होना, आपस में बैंक्स का मिल जाना। तो व्हाई इट हैपन्स, कैसे 2019 में हुआ और होने के बाद क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी कहानी हम देखेंगे। इसके अलावा बैंक में जो एक और टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक कितने तरीके के होते हैं, ये सिर्फ जो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई पढ़ा, सिर्फ ये बैंक्स के टाइप नहीं है। देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ बैंक ऑल्सो, जिसमें हम देखेंगे कि शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, फिर कमर्शियल बैंक किसके अंडर आता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक में। और आप कैसे डिसाइड करते हो, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा बैंक पर्टिकुलरली कमर्शियल है, शेड्यूल है, ये सब हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करके चलेंगे। आफ्टर टाइप्स ऑफ बैंक जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एनपीए का कंसेप्ट। एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है, ये कितने तरीके की होती है, और हम कब एक एसेट को कहते हैं कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। और जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है और जिन्हें नॉलेज नहीं है, हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में एसेट होती क्या है। बिकॉज इकोनॉमिक्स में मल्टीपल टाइम हम ये वर्ड यूज करते हैं एसेट एंड लाइबिलिटीज। क्लियर, हम मल्टीपल टाइम ये वर्ड यूज करते हैं एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो फर्स्टली आपको इनके बीच का डिफरेंस और ये एग्जैक्टली होती क्या है
ये पता होना चाहिए कि किस पर्सन के लिए, किस इंडिविजुअल के लिए, बैंक्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए क्या चीज़ एसेट्स होती हैं और क्या चीज़ लाइबिलिटीज होती हैं। ये सारे कंसेप्ट हमें देख के चलने हैं। क्लियर? इसके अलावा एक चीज़ हम और देखेंगे कि बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए कुछ बेसिक नॉर्म्स आए थे। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन नॉर्म्स की हम बात करके चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एक जनरल सी कहानी है यहाँ पे। ठीक है, अब आप कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, देखो मैंने बोला था एग्जाम का लेवल इजी से लेकर डिफिकल्ट कुछ भी हो सकता है, इजी से लेकर डिफिकल्ट कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है ये कुछ जनरल टॉपिक है चैप्टर से रिलेटेड। क्वेश्चन आने को फर्स्ट आरबीआई का गवर्नर भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आने को मॉनेटरी की कहानी भी डिटेल में पूछ सकता है, या फिर हो सकता है बैंकिंग रेगुलेशन ही में से कुछ पार्ट पूछ ले। तो छोड़ के कुछ नहीं चलना है। जब एक फ्लो बनेगा कि बैंकिंग के बारे में इतना कुछ जान लिया है तो एक आधा टॉपिक भी छोड़ना क्यों है। ठीक है, सारी चीजें कवर कर लेंगे इससे रिलेटेड। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आ सकता है तो ये आ सकता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बना रहा है, आरबीआई बना रहा है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन आता है, हमारा टॉपिक क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई। सीधा हम लिख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर? तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बना रहा है, आरबीआई बना रहा है। किस चीज के लिए बना रहा है, ये बना रहा है लिक्विडिटी को इंश्योर करने के लिए। किसके लिए, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, तरलता। लिक्विडिटी क्या होती है, तरलता। मैंने बताया था ना कैश फॉर्म में कितना फंड आपके पास अवेलेबल है। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम में आपके पास कितना कैश अवेलेबल है या कोई चीज कितनी जल्दी कैश में चेंज हो सकती है, वहां पे हम ये वर्ड यूज करते हैं लिक्विडिटी। क्लियर? तो आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इंश्योर करता है लिक्विडिटी को। क्यों? इकोनॉमी में पॉसिबिलिटी है कि जब पैसा ज्यादा, कैश जो है उसका फ्लो ज्यादा हो रहा हो तो सिचुएशन इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति जो हम कहते हैं, या इनफैक्ट अगर कंटिन्यूटी में ज्यादा होता रहे तो हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है। राइट? इन्फ्लेशन की और हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है। वहीं अगर ये कैश फ्लो कम हो रहा हो तो ये सिचुएशन डिफ्लेशन और इवन डिप्रेशन में जा सकती है। तो क्या इकोनॉमी के लिए इन दोनों में से, इन सब में से कोई भी सिचुएशन अच्छी है? नहीं। देखिए, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तब बताऊंगी कि एक हद तक इन्फ्लेशन इज नेसेसरी, एक लेवल तक इन्फ्लेशन होनी चाहिए, बट इन्फ्लेशन इतना एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए कि हम उतनी प्रॉपर सप्लाई ना कर पाए। इन्फ्लेशन का बेसिक सा मीनिंग आज देख रहे हैं बस। इन्फ्लेशन होता क्या है, जब मार्केट में चीजों के प्राइस जो है वो कंटिन्यूटी बेसिस पे इंक्रीज होने लग जाएं। और प्राइस इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पब्लिक के हाथ में आ गया है पैसा, पब्लिक कर रही है बहुत ज्यादा डिमांड, पब्लिक डिमांड कर रही है, उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो अल्टीमेटली मुझे यानी सप्लायर्स को, यानी प्रोड्यूसर्स को चीजें महंगी करनी पड़ रही हैं ताकि थोड़ी सी डिमांड कम हो जाए और हम एक बैलेंस सिचुएशन पे पहुंच पाए। अदरवाइज इसी तरीके से लोगों के हाथ में पैसा रहा और लोग डिमांड करते रहे और हम लोग सप्लाई नहीं करवा पाएंगे तो वो इन्फ्लेशन से सिचुएशन हाइपर इन्फ्लेशन में भी चेंज हो सकती है। क्लियर? और वहीं डिफ्लेशन की क्या बात आती है, व्हेन पीपल डू नॉट हैव मनी दे आर नॉट इवन डिमांडिंग। पर्टिकुलरली बेसिक चीजें तो वो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान यहाँ सब तो इंसान करता ही है, ठीक है, बट लोग एक्स्ट्रा डिमांड चीजें नहीं कर रहे हैं तो इकोनॉमी क्या करेगी, इकोनॉमी अच्छी नहीं चल पाएगी। जैसे अभी ये पेंडेमिक की वजह से सिचुएशन आई तो पीपल, जो लोग हैं, पहली बात तो पैसे का फ्लो होना ही बंद हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने एक्स्ट्रा चीजों की, फालतू चीजों की डिमांड बंद कर दी। ठीक है, ये तो एक्सट्रीम ही सिचुएशन हो गई ना। तो ऐसे केस में ये सिचुएशन डिफ्लेशन और डिप्रेशन तक भी जा सकती है। तो अब ये किसका काम है? आरबीआई का काम है। आरबीआई का ये काम है कि वो मेक श्योर करे कि इकोनॉमी में ना तो पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा होना चाहिए, मींस ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आनी चाहिए, ना पैसे का फ्लो इतना कम होना चाहिए कि आपकी ये डिफ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाए। समझ में आई बात? तो ये कौन इंश्योर करता है? आरबीआई। और आरबीआई किसके थ्रू इंश्योर करता है? ये मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू। आरबीआई किसके थ्रू इंश्योर करता है? मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू। यहां तक हमें समझ में आया कि एग्जैक्टली मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। अगर मैं आपसे बोलूं मीनिंग, पहली बात तो सब्जेक्टिव पेपर नहीं है जो मीनिंग लिखना हो, स्टिल मॉनेटरी पॉलिसीज आर द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द आरबीआई
मॉनेटरी पॉलिसी वो जरिया है जो आरबीआई अडॉप्ट कर रहा है टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। क्या हुआ? मॉनेटरी पॉलिसी आर द मेजर अडॉप्टेड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं कि क्या है ये मेजर्स पर्टिकुलरली, ठीक है, क्या है ये मेजर, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। एक साल में पर्टिकुलरली जो आपका आरबीआई है ये कुछ रेट सेट करता है अलग अलग चीज़ों के। दो पार्ट में पहले मैं इसे डिवाइड करती हूँ। ये जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दो तरीके के इसमें मेजर होते हैं। क्वांटिटेटिव की मैं बात करूं तो इसे हम कहते हैं मात्रात्मक, और क्वालिटेटिव की मैं बात करूं तो इसे हम कहते हैं गुणात्मक। क्लियर? मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है। जब भी हम बात करें क्वांटिटेटिव की तो क्वांटिटेटिव मीन्स समथिंग इन नंबर्स which can be calculated or present in the number form, numeric form। तो जिस भी चीज़ों को हम नंबर की फॉर्म में, मात्रा की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं क्या? क्वांटिटेटिव। और जहाँ पे ये नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो पाती चीज़ें वो क्या कहलाती हैं? क्वालिटेटिव। तो वन बाय वन हम एक एक करके सारे मेजर्स देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बात करूँ तो क्वांटिटेटिव में पहली जाती है रेपो रेट। क्लियर? रेपो रेट यानी रेपो दर। सेकेंड जाती है आपकी बैंक रेट। बैंक रेट इज अगेन बैंक दर होता है, ठीक है, रेट इज दर, बैंक दर। थर्ड वन जो आपका जाता है वो जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या जाता है? रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद जाता है, मैं भी सिर्फ नेम लिख रही हूँ, अभी हम इनको पूरा प्रॉपर देखेंगे, CRR कैश रिजर्व रेशियो, नकद कोष अनुपात। फिर जाता है SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। इसी में आपका जाता है OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार की क्रियाएं। क्लियर? उसके बाद हमारा जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्लियर? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सारी चीजें देखेंगे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका होता है सीमांत स्थायी सुविधा। क्या होता है? सीमांत स्थायी सुविधा। ये सारे गए हमारे क्वांटिटेटिव मेजर में। इस तरीके से एक प्रॉपर चार्ट ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, फिर उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजों को, ठीक है। क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव में जो हमारे पास पहला जाता है वो जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या होता है देखेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। क्या है? सीमांत आवश्यकता। बोल रही हूं मैं, लिख सकते हो आप इसको साथ में, सीमांत आवश्यकता। क्लियर? उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे जाता है मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन, नैतिक प्रभाव, मॉरल सुएशन। क्लियर? इसके अलावा जाता है कोटा। ये कुछ चीजें हैं जो क्वालिटेटिव में जाती हैं और ये सारे जो हमारे हैं ये क्वांटिटेटिव में जाते हैं। इन मेजर्स को अडॉप्ट करके आरबीआई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करता है। ये आरबीआई की विश है कि आरबीआई इनमें से किसी एक को यूज करे, दो को यूज करे या सबको यूज करे। इट इज अप टू आरबीआई। आरबीआई डिसाइड करता है। और ये जितने भी रेट्स हैं, ये जितनी भी परसेंटेज है, देखिए मुझे नहीं पता आप लोग एग्जाम कब टारगेट करने वाले हैं। हमारा काम क्या है? कंसेप्ट इंश्योर करना। बहुत सारे फैक्ट हम लोग देख के चल रहे हैं, बट यहाँ पे ये जो फैक्ट है ये चेंज होते रहते हैं, बिकॉज आरबीआई ये फैक्ट हर 2 मंथ में रिवाइज करता है रेट। एवरी 2 मंथ में आरबीआई ये रेट रिवाइज करता है कि ये परसेंटेज कितनी कितनी होंगी। तो इट इज योर ड्यूटी कि आप लोग चेक करेंगे करंट में कितना रेट चल रहा है, प्लस जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आप चेक करके जाएंगे कि ये सारे रेट कितने चल रहे हैं। तो अभी का हमारा जो मेजर काम है वो क्या है? कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट पे पकड़ करना। तो वन बाय वन करके हम सारे जितने भी मेजर हैं देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन से मेजर है? क्वांटिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव में आपके पास पहला मेजर क्या है? क्वांटिटेटिव में हमारे पास सबसे पहला मेजर क्या है? हमारे पास सबसे पहला मेजर है रेपो रेट, रेपो दर। सबसे पहला मेजर क्या है? रेपो रेट। सिंपल सा कंसेप्ट है, मीनिंग समझना है रेपो रेट का क्या होता है और कैसे फिर देखेंगे इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है और डिफ्लेशन कंट्रोल होती है।
रेपो दर की अगर मैं बात करूं, रेपो रेट की मैं बात करूं, तो इट इज दैट रेट, यह है वो दर है जिस पे एक सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। देखिए हमने देखा था कि सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई बैंकर्स का बैंक है। जब भी बैंक्स को जरूरत पड़ती है वो पैसा लेने किससे जाते हैं? आरबीआई से। बट आरबीआई फ्री में पैसा नहीं लुटा रहा है। आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को पैसा यूज करने के लिए दे रहा है तो आरबीआई वहां पे आपसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्लियर? तो जब आरबीआई सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जिस परसेंटेज पे, जिस रेट पे, जिस दर पे लोन दे रहा है वो क्या कहलाती है? रेपो रेट। आरबीआई जिस दर पे कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है वो परसेंटेज, इंटरेस्ट की जो परसेंटेज है वो क्या कहलाएगी? रेपो रेट या रेपो दर। एक छोटी सी चीज यहां पे हमें ध्यान रखनी है कि ये जो लोन होता है रेपो रेट में वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मींस जनरली क्या होता है? फॉर अ पीरियड लेस देन 12 मंथ, 12 महीने से कम का समय। क्लियर? वो समय जो 12 महीने से कम का होता है वो क्या होता है? रेपो रेट। समझ में आई? द रेट और द परसेंटेज और द इंटरेस्ट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? वह दर, वह ब्याज दर जिस पे आरबीआई छोटे समय के लिए वाणिज्यिक बैंकों को लोन दे रहा है, उधार दे रहा है। समझ में आया? मीनिंग समझते हैं रेपो रेट का और बैंक रेट का, फिर ट्रीटमेंट एक साथ देख लेंगे। इसके बाद आता है हमारा बैंक रेट। क्या आता है? बैंक रेट। बैंक रेट इज नथिंग बट द सेम। बैंक रेट भी, बैंक दर भी यही कंसेप्ट है कि जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है सेम है। ठीक है? आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है जिस परसेंटेज पे, बट यहां पे क्या है? फॉर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ, लॉन्ग टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म, अब क्वेश्चन में आता है अगर कि ठीक है कौन सा रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है फॉर अ पीरियड, फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। अब हमें पता है लोन देने वाला सीधा हमारे माइंड में आएगा बैंक रेट। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पे ध्यान ही नहीं गया, बट इन दोनों कंसेप्ट में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म के लिए आंसर होगा रेपो रेट और लॉन्ग टर्म के लिए आंसर होगा बैंक रेट। अब क्वेश्चन आता है आरबीआई इससे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करता है? सिंपल सा कंसेप्ट दिमाग में रखो, कंफ्यूज नहीं होगे, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। इन्फ्लेशन, ये एरो इन्फ्लेशन डिनोट करेगा। ठीक है? मतलब इंक्रीज डिक्रीज की बात होती है ना, तो ये इन्फ्लेशन, या आई को इन्फ्लेशन लिखते हैं, डी को डिफ्लेशन लिखते हैं। क्लियर? इन्फ्लेशन मीन्स क्या है? लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, मुझे लोगों के पास से पैसा कम करना है। वहीं डिफ्लेशन में क्या होता है? लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो मुझे किसी तरीके से उन लोगों के पास में पैसा पहुंचाना है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का कंसेप्ट इतना माइंड में रखना है अभी। तो अब इन्फ्लेशन के केस में जब लोगों के पास पैसा पहुंचाना है तो आप क्या करेंगे? रेपो रेट की बात करते हैं। लेट से अभी एक सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को 1000 रुपए का लोन 10% पे देता है। क्लियर? यानी कि इसमें 10% अगर मैं हटा दूं, क्लियर, आप 10% हटा दोगे प्रॉपरली यहां पे, तो रिमेनिंग अमाउंट किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास आ जाएगा लोन के लिए। तो अगर आप 1000 का यहां पे 10% निकाल लोगे तो डायरेक्टली कितना आ गया? 100 रुपए। आपने 100 रुपए रख लिए कि ब्याज के देने हैं, इंटरेस्ट के देने हैं, बचे कितने? 900 रुपए। आप आगे लोन कितना दे पाओगे? 900। आप यानी कौन? कमर्शियल बैंक। अब ये जो 900 रुपए हैं ये ज्यादा है, क्योंकि इससे मैंने देखा कि लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मुझसे लोन लेके गए हैं और डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हो रही है, तो मुझे इस 900 को कम करना है। इस 900 को अगर आपको कम करना है तो सिंपल सा काम कीजिए, इस 10% को 20% कर दीजिए। तो आपको 20% करोगे तो यहाँ पे 200 रखना पड़ेगा और आपके पास लोन के लिए कितने आ जाएंगे? 800 रुपये आ जाएंगे। अपने आप कम हो गया। तो वो जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी वो किसी हद तक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन, देखो दोनों के साथ सेम चीज है, चाहे शॉर्ट टर्म में हो चाहे लॉन्ग टर्म में हो, ट्रीटमेंट दोनों की सेम है। तो क्या बोल रहे हैं हम? इन केस ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई जो है वो रेपो रेट और बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि जब वो इंक्रीज करेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा कम, लोगों के पास पैसा हो जाएगा कम, क्योंकि एज अ इंटरेस्ट आपको आरबीआई को ज्यादा देना पड़ रहा है और लोगों के पास पैसा कम, तो उनकी परचेजिंग पावर, उनकी क्रय शक्ति हो गई कम।
कम खरीदेंगे, कम डिमांड करेंगे, तो ये सिचुएशन हो जाएगी ठीक। समझ में आया? क्वेश्चन यही आता है, इन केस ऑफ द इन्फ्लेशन व्हाट डिड आरबीआई डू रिगार्डिंग रेपो रेट या रिगार्डिंग बैंक रेट? तो सिंपल, आरबीआई इंक्रीज द रेपो रेट और आरबीआई इंक्रीज द बैंक रेट एंड वाइस वर्सा। वहीं अगर मैं डिफ्लेशन की बात करूं, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो मुझे पब्लिक के हाथ में पैसा ज़्यादा पहुंचाना है, उनको ज़्यादा अमाउंट देना है, तो आप इस रेट को 20 से कम कर दीजिए, 10 कर दीजिए या 5 कर दीजिए, जिससे कि उनके पास में अब ज़्यादा पैसे पहुंचे, 900 रुपये पहुंचे, तो दे विल डिमांड मोर। तो यही होगा इस केस में, आप इनको क्या कर दोगे? डिक्रीज कर दोगे। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? इन्फ्लेशन के केस में इंक्रीज करते हैं रेपो रेट और बैंक रेट, डिफ्लेशन के केस में डिक्रीज करते हैं। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो पता होना बहुत जरूरी है ये चीज। वही हम बात करते हैं अब अपने थर्ड मेजर की। ये दो मेजर हमने डिस्कस करे, रेपो रेट एंड, देखो ये वाला जो कंसेप्ट मैंने समझाया ना, ये ऑलमोस्ट हर पार्ट में काम आएगा। कैसे अभी आगे देखेंगे, तो इसको दिमाग में रखना है अच्छे से। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का उल्टा। रिवर्स रेपो रेट इज रेपो रेट का उल्टा। तो रेपो रेट क्या कहता है कि जब आप रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट क्या कहता है कि किस अमाउंट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है। तो उल्टा क्या हो गया, किस अमाउंट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे रहे हैं, राइट? किस परसेंटेज पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे रहे हैं, वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट पता है तो रिवर्स रेपो रेट नाम से ही आप पता लगा सकते हो, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। रिवर्स रेपो रेट के केस में भी होना यही है बेटा कि इन्फ्लेशन के केस में पब्लिक से पैसा कम करना है, नो मैटर व्हाट। आपको बस आपकी किसके पास ज्यादा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पब्लिक के पास पैसा कम होना चाहिए। तो आप इंटरेस्ट रेट एट एनी हाउ बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो आपके पास पैसा इंक्रीज होगा और पब्लिक के पास से आपके पास आ गया। क्लियर? वहीं डिफ्लेशन के केस में आप इंटरेस्ट रेट को क्या कर दो? कम कर दो। अब आप क्या होगे, आप कंफ्यूज इससे हो जाओगे कि रिवर्स जो रेपो रेट था वहां पे भी हमने इन्फ्लेशन में इंक्रीज करा था और डिफ्लेशन में डिक्रीज, तो रिवर्स के केस में भी ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिवर्स से कुछ फर्क नहीं पड़ा। रिवर्स से फर्क सिर्फ इसमें पड़ा है कि इसने इसको लोन दे दिया। क्लियर? वहां पे जो लोन का अमाउंट थी, परसेंटेज थी, वो किसके पास जा रही थी? ज्यादा आरबीआई के पास। अब एज अ इंटरेस्ट किसके पास रहेगा? कमर्शियल बैंक के पास। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई ये वाली बात? अब आगे अगर हम कंसेप्ट देखेंगे तो हमारा जो फोर्थ कंसेप्ट था वो था कैश रिजर्व रेशियो। क्लियर? कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का कंसेप्ट देखेंगे हम। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो इट इज नकद कोष अनुपात। नकद कोष अनुपात नेक्स्ट इज SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आ जाती है, इजी से इजीएस्ट क्वेश्चन अगर कुछ आता है तो इनकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म ही नहीं याद होती है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज SLR, CRR इज कैश रिजर्व रेशियो, इट इज वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात। क्लियर? फुल फॉर्म देख ली, अब मीनिंग देखेंगे। देखिए, इमरजेंसी के केस में फंड हर कोई रखता है अपने पास, ठीक है? हम लोग भी एक ऐसी एक्स्ट्रा सेविंग रखते हैं कि इन केस इमरजेंसी, कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई या कुछ भी इमरजेंसी आ गई तो हम उस फंड में से पैसा यूज कर लेंगे। तो इसी तरीके से ये जो बैंक है ये भी इमरजेंसी फंड रखते हैं अपने पास कुछ ना कुछ, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज 1000 रुपये बैंक में जमा करे, कोई मिस्टर ए आए बैंक से मांग के ले गए 1000 रुपये लोन के, ठीक है? अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सिर्फ ये डिपॉजिट टोटल बैंक के पास जा रहा है। 1000 रुपये गए, मिस्टर ए आए, लोन के 1000 रुपये बैंक से लेके चले गए, ठीक है? अब ये लेके गए हैं 1 महीने के लिए। अब ये तो मेरा पैसा बैंक में जमा है, मैं 3-4 या कुछ भी दिन बाद बैंक के पास गई कि जो मेरे पास मेरा 1000 रुपये जमा है उसमें से मुझे 500 रुपये दे दीजिए। बैंक मना नहीं कर सकता, मेरा पैसा जमा है तो बैंक मुझे वो देने से मना नहीं कर सकता। बट बैंक तो पूरे 1000 दे चुका है,
समझ रहे हो, बैंक तो पूरे 1000 रुपए दे चुका है। अब अगर वो आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई कहेगा आपका तो रोज का काम हो गया, आप तो बार बार मांगने आए जा रहे हो चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ पैसा, इस पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन के लिए हम कुछ पैसा अपने पास जमा करके रखते हैं। जैसे कि 1000 आया तो 1000 के 1000 में पूरे उठा के मिस्टर ए को लोन नहीं दूंगी, मैं कहूंगी वेट, मैं कुछ परसेंटेज अपने पास रखूंगी, 10%। फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए अपने पास रखे, मिस्टर ए 1000 का लोन लेने आए, मैंने कहा 1000 तो नहीं है, 900 रुपए है, 900 का लोन लेके जाइए, तो 900 का लोन मैं आपको दे सकती हूँ। तो मतलब मैंने कुछ इनिशियल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, मैं कौन हूँ, कमर्शियल बैंक, मैंने इनिशियल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अपने पास रख लिया। और हमें पता है कि जरूरत के वक्त हम रोना रोने किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास। मदद किससे मांगते हैं, आरबीआई से। तो कुछ ना कुछ पैसा मुझे एज अ सेविंग, एज अ पर्टिकुलर अमाउंट आरबीआई के पास भी रखवा देना चाहिए, है ना। तो हम अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, हम मतलब मैं कमर्शियल बैंक हूं, मैं अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अपने खुद के पास भी रखती हूं और कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास भी रखवाती हूं, सो दैट ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन से हम डील कर सकें। तो जो पैसा आप अपने पास रखते हो और जो आरबीआई के पास रखवाते हो, उन्हें ही हम कहते हैं सीआरआर और एसएलआर। अब कैसे याद रहेगा कौन सा है, तो देखिए कैश रिजर्व रेशियो, इट स्टार्ट विथ सी, तो सी इज कैश रिजर्व रेशियो एंड सी इज सेंट्रल बैंक। तो जो अपनी हर डिपॉजिट का पैसा आप आरबीआई के पास रखवाते हो उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैसे याद रखोगे, सी कैश एंड सी ही होता है हमारा सेंट्रल बैंक। इज दैट क्लियर। और वहीं जो पैसा हम अपने सेल्फ के पास यानी कमर्शियल बैंक अपने खुद के पास रखता है वो कहलाता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट इज एस, एस से स्टैच्यूटरी एंड एस से सेल्फ। समझ में आया। तो क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एवरी डिपॉजिट दैट सेंट्रल बैंक्स कीप्स विद द आरबीआई इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। वह न्यूनतम अनुपात जो अपनी हर जमाओं का वह न्यूनतम अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास जमा करवाता है उसे हम कहते हैं नकद कोष अनुपात। और वह न्यूनतम अनुपात जो वह खुद के पास रखता है उसे हम कहते हैं विधानिक तरलता अनुपात। मीनिंग इज क्लियर। क्वेश्चन फुल फॉर्म की फॉर्म में पूछेगा, क्वेश्चन भी कैसे कैसे पूछ सकते हैं साथ साथ देखेंगे। फुल फॉर्म पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, कौन सा सेंट्रल के पास रखता है कौन सा सेल्फ के पास रखता है ये पूछ सकता है। मीनिंग से इतनी चीजें आई। अब अगला क्वेश्चन आता है इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा और डिफ्लेशन के केस में क्या होगा। तो वही होगा जो बैंक रेट और रेपो रेट में हुआ। क्यों, अभी आप 1000 रुपए, क्या है 1000 रुपए की बात करते हैं, 1000 रुपए की बात चल रही है और आपका सीआरआर है 10%, मतलब आप 1000 रुपए पे 10% आरबीआई के पास रखवाते हो और आगे 900 लोन दे देते हो। लेकिन ये 900 से क्या हो रहा है, मार्केट में इन्फ्लेशन आ रही है, तो किसी भी तरह मुझे इस 900 को कम करना है, रिड्यूस करना है। तो यस, अगर आपको इस 900 को कम करना है तो इस 10% को क्या कीजिए, 20% कीजिए। यानी कि जो ये रेट है, जो आपके सीआरआर और एसएलआर हैं, उन्हें आप क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। और डिफ्लेशन का केस है तो इनको सॉरी कम कर दीजिए ताकि लोगों के पास पैसा ज्यादा जाए। समझ में आई ये सिचुएशन। मीनिंग फुल फॉर्म, डिफरेंस एंड देन इन्फ्लेशन में क्या करते हैं और डिफ्लेशन में क्या करते हैं। इन्फ्लेशन में इंक्रीज करते हैं, डिफ्लेशन में डिक्रीज करते हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, सिंपल याद कर लो अब इन चीजों को। बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट। इन्फ्लेशन के केस में इन सब परसेंटेज को कर दिया जाता है इंक्रीज और डिफ्लेशन के केस में इन सब परसेंटेज को कर दिया जाता है डिक्रीज। बहुत डिटेल में मैंने कहा था ना कि बैंकिंग में एक बेसिक पार्ट है, कंसेप्चुअल है, फैक्चुअल है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक वे में आपको समझाया जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद जो अगला मेजर था वो था मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, राइट। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सीमांत स्थायी सुविधा। क्लियर। नेक्स्ट इज 6th मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, व्हाट इज मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी? इट इज सीमांत स्थायी सुविधा। मार्जिन इज सीमांत, स्टैंडिंग इज स्थायी एंड फैसिलिटी इज सुविधा। सिंपल सा क्या मीनिंग होता है इसका, यहां पे आरबीआई कहता है
कि अगर आपको ओवरनाइट मतलब पर्टिकुलर 24 आवर्स तक के लिए इमरजेंसी आ गई, लोन चाहिए, एकदम से नहीं हो पाया अरेंज चीजें, तो हम आपको ओवरनाइट लोन दे देंगे। तो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी की जब बात होगी तो ये है ओवरनाइट लोन को लेके, ठीक है। सीधा पूछा जाए कि क्या कंसेप्ट है जिसके थ्रू, कौन सी ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसके थ्रू आरबीआई ओवरनाइट लोन देता है, आंसर इज मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। हम आपको क्या करेंगे, ओवरनाइट लोन दे देंगे। ओवरनाइट लोन देंगे प्लस क्या होता है, ये रेपो रेट से, रेपो रेट जितना भी चल रहा होगा उससे 1% एक्स्ट्रा होता है। अगर रेपो रेट 8% चल रहा है तो हम आपको 1 + 1 2% पे देंगे। इमरजेंसी में पैसे मांग रहे हो, बिल्कुल अर्जेंटली मांग रहे हो इतने टाइम के लिए, तो ऑब्वियस बात है ना, ज्यादा रेट पे देंगे। रेपो रेट इज अगेन शॉर्ट टर्म पीरियड, 1 साल से कम कम, ये भी वही चीज है, बट ये तो बिल्कुल अर्जेंसी में मांग रहे हो कि अभी 1 दिन के लिए चाहिए, अभी वापस कर देंगे। तो इसमें जितना भी मैं रेपो रेट पे आपसे इंटरेस्ट ले रही होंगी उससे 1% ज्यादा पे लेके आपको ये अमाउंट प्रोवाइड कराऊंगी। क्लियर हुई ये कंसेप्ट? वही है, बट यहाँ पे ओवरनाइट लोन की बात की जाएगी। आरबीआई देगा किसको, कमर्शियल बैंक्स को। रेट क्या रहता है, रेपो रेट प्लस 1% एक्स्ट्रा, रेपो रेट से 1% एक्स्ट्रा। बार बार मैं बोल रही हूँ कि जितने भी ये रेट होते हैं, बैंक रेट, सीआरआर, रेपो रेट, ये सब की जो है ये साल में टोटल 6 बार चेंज हो रहे हैं, बिकॉज एवरी 2 मंथ बाद इनको डिसाइड किया जाता है। टोटल 12 महीने हैं तो 6 टाइम ये डिसाइड होते हैं। तो अभी मैं आज आपको लिखवा दूं और फिर ये चेंज हो जाएंगे, तो इट्स बेटर कि आप लोग आज की डेट का भी सारे रेट चेक करें, और जब भी आप एग्जाम देने जा रहे होंगे, जिस भी मंथ में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप उस मंथ का भी इस रेट को चेक करेंगे। क्लियर? अब कुछ ईयर, जैसे आपको पता है कि नॉर्मल कैलेंडर ईयर, जब फाइनेंस फॉर्म में बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ईयर होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कब से कब तक का होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है ना, ये ईयर कहलाता है कैलेंडर ईयर। इसके अलावा एक होता है फाइनेंशियल ईयर, जो कंपनी वगैरह फॉलो करती हैं, सारी कंपनीज फॉलो कर रही हैं, वो कर रही हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। कंपनी जो फॉलो कर रही है वो कर रही है 1 अप्रैल से 31 मार्च। और वहीं जो बैंक फॉलो करते हैं, जो ईयर का कंसेप्ट बैंक फॉलो करते हैं, वो करते हैं 1 जुलाई से 30 जून वाला। बैंक जो फॉलो करते हैं ईयर, वो ये ईयर फॉलो करते हैं, जुलाई से जून वाला। क्लियर? जो भी अपने अकाउंट बनाने हैं, रिकॉर्डिंग रखनी है, तो जो आरबीआई ये रेट डिसाइड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई अगस्त का करेगा, एक पर्टिकुलर रेट चला, ठीक है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर, देन नवंबर दिसंबर, इस तरीके से ये बैंक में रेट सारे डिसाइड होते हैं। करता कौन है? आरबीआई। मेरे, आपके या कमर्शियल बैंक के हाथ में नहीं है ये चीजें। तो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट जो इसमें क्वांटिटेटिव वालों में है, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वांटिटेटिव मेजर में जो हमारे पास लास्ट है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार की क्रियाएं। क्या है लास्ट हमारे पास? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुली बाजार की क्रियाएं। अच्छा, एक चीज और जो हमें माइंड में रखनी है कि सीआरआर जो था ये बैंक को जो अपने पास रखना होता है, जो आरबीआई के पास रखना है, ये कैश फॉर्म में रहता है। वहीं जो एसएलआर है, एसएलआर कैश एंड नॉन कैश दोनों में रह सकता है, ठीक है। जनरली जो बैंक है इसको गोल्ड फॉर्म में अपने पास रखते हैं सॉरी, किस फॉर्म में रखते हैं? गोल्ड फॉर्म में। बट ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज गोल्ड फॉर्म में ही रहना होता है, जनरली बैंक इसको गोल्ड फॉर्म में रखते हैं, बट यस ये कैश और नॉन कैश दोनों में रह सकता है। कहीं अगर कोई कह दे कि एसएलआर ऑलवेज गोल्ड फॉर्म में या नॉन कैश फॉर्म में रखा जाता है, तो नॉट ऑलवेज, कैश और नॉन कैश दोनों हो सकते हैं, बट जनरली या मोस्टली गोल्ड फॉर्म में होता है। तो इन वर्ड्स के धोखे में आके गलत नहीं करना है क्वेश्चन, ठीक। अब बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार की क्रियाएं। क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन? सिंपल, जब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज, जब यहां पे जो सिक्योरिटीज हैं आरबीआई के थ्रू, सिक्योरिटीज मार्केट में सेल की जा रही हैं या मार्केट से खरीदी जा रही हैं, मार्केट में सेल की जा रही हैं या मार्केट से परचेज की जा रही हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटीज का क्रय और विक्रय, द सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब क्वेश्चन आता है, ये कर क्यों रहे हो? कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन ठीक करनी है या फिर डिफ्लेशन की करनी है? इन्फ्लेशन में मुझे आपके पास से पैसा कम करना है, तो जब मुझे आपके पास से पैसा लेना है तो सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि मैं आपको कोई चीज आपसे खरीदूंगी या आपको बेचूंगी।
मैं आपको बेचूंगी सामान या आपसे खरीदूंगी? सिंपल सी बात है, मैं आपको सेल करूंगी। बिकॉज वेन आई एम सेलिंग समथिंग टू यू, तो आप वो चीज मुझसे ले रहे हो, वो पेपर, वो सिक्योरिटी मुझसे ले लोगे और मुझे उसके बदले पैसे दे दोगे, राइट? आपने वो पेपर मुझसे ले लिया, वो सिक्योरिटी मुझसे ले लिया और उसके बदले मुझे पैसे दे दिए। तो मेरा अल्टीमेट गोल जो था कि मार्केट में पैसा, कैश कम हो जाए ताकि लोग डिमांड कम करें, वो फुलफिल हो गया, राइट? यानी इन्फ्लेशन के केस में ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये सारी चीजें मार्केट में की जाती हैं सेल। वहीं डिफ्लेशन के केस में आपके पास पैसा नहीं है, तो ऑलरेडी मार्केट में जितनी सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है, मैं आप सबसे वो परचेज कर लूंगी। तो मैंने कैश सबको दे दिया और वो सिक्योरिटीज अपने पास ले ली, राइट? तो आपके हाथ में अब पैसा चला गया। नाउ द पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग। अब आप लोग डिमांड करना स्टार्ट करोगे। तो डिफ्लेशन के केस में हम चीजें करते हैं परचेज। समझ में आ गई ये बात हमें? ओपन मार्केट ऑपरेशन के केस में सेल परचेज के थ्रू कैसे इन्फ्लेशन में सेल, डिफ्लेशन में परचेज करके आरबीआई ये सिचुएशन को, कैश फ्लो को रेगुलेट करके चलता है। ये बात आ गई हमें अच्छे से समझ में। अब हम देखेंगे कि कुछ क्वालिटेटिव मेजर भी थे, राइट? इंपॉर्टेंट यही है वैसे जो हमने पढ़ लिए। क्वांटिटेटिव मेजर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो इन्हीं से पूछा जाएगा। क्वालिटेटिव से एज सच ऐसे कुछ नहीं पूछा जाता। तो क्वालिटेटिव में जल्दी से इनको देख लेते हैं, मीनिंग एक बार बस सबका। क्वालिटेटिव में जो पहला है वही थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या है? क्वालिटेटिव में जो हमारे पास पहला है, क्वालिटेटिव क्या होते हैं? गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक। तो इसमें जो पहला है, ऑल्दो इसमें कुछ नंबर इंक्लूड होंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या होती है मार्जिन रिक्वायरमेंट? सीमांत आवश्यकता। क्या है ये? सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता। सिंपल सा कंसेप्ट लगाइए। आप गए हैं लोन लेने, जब भी हम लोन लेने जाते हैं हमें कुछ चीज मॉर्गेज रखनी पड़ती है। मॉर्गेज का क्या मतलब? डायरेक्ट गिरवी टाइप उनको शो करना पड़ता है कि हमारे पास ये चीजें हैं इतनी प्रॉपर्टी की कि वी आर एबल, कि हम आपका लोन रीपे कर पाएंगे। ऐसे ही किसी को भी तो लोन नहीं मिल जाता, राइट? तो अब जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, लेट्स से मुझे 6 लाख का लोन लेना है, बैंक कहेगा भाई 7 लाख की कुछ तो शो करो कि तुम 7 लाख तक की वर्थ रखते हो, कि तुम 6 लाख रिटर्न कर पाओगे। तो कुछ भी आपकी कोई भी एसेट, ठीक है, या जनरली तो वैसे प्रॉपर आईटीआर टैक्स रिटर्न जाती है, बट अभी यहाँ देख रहे हैं कि हमें 7 लाख तक की एसेट उनको शो करनी पड़ेगी कि मेरे पास ये 7 लाख की प्रॉपर्टी है, 6 लाख का लोन लेना है, दे दीजिए। अगर मैं नहीं रीपे कर पाऊं तो ये प्रॉपर्टी फिर आपकी हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस है 1 लाख का, अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड एंड अमाउंट ऑफ मॉर्गेज, अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड एंड अमाउंट ऑफ मॉर्गेज के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड एंड अमाउंट ऑफ मॉर्गेज। क्लियर? अब सिचुएशन है इन्फ्लेशन की, सिचुएशन है इन्फ्लेशन की। ये 1 लाख डिफरेंस है, मार्जिन रिक्वायरमेंट 1 लाख है, आप 7 लाख की अमाउंट की प्रॉपर्टी देख के उसको 6 लाख का लोन दे रहे हो, लेकिन ये 6 लाख जो मार्केट में जा रहे हैं तो मार्केट में हो रही है इन्फ्लेशन। तो यानी ये 6 लाख आपको किसी तरीके से क्या करने हैं? कम करने हैं। एक काम कीजिए, इस गैप को 2 लाख कर दीजिए। 7 लाख के बदले लोन सिर्फ कितने का दीजिए? 5 लाख का। अपने आप गए कम पैसे। यानी इन्फ्लेशन के केस में जब आपको परचेजिंग कैपेसिटी कम करनी है, लोगों के पास पैसा कम करना है, तो आप मार्जिन रिक्वायरमेंट से कैसे कर सकते हो कि आप इनके बीच का गैप, यानी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको इंक्रीज कर दीजिए, राइट? तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। वहीं डिफ्लेशन है तो एक काम कीजिए, इसको सिर्फ 50,000 कर दीजिए, 50,000 कर दीजिए। 7 लाख के बदले में 6.5 लाख लोगों के हाथ में जा रहे हैं, ज्यादा पैसा तो डिमांड ज्यादा करेंगे। तो डिफ्लेशन के केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट को हमने कर दिया कम। क्लियर? इन्फ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा, डिफ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट कम। मार्जिन रिक्वायरमेंट वाला पार्ट क्लियर। अब हमारे पास 2 और क्वालिटेटिव जो बचे हैं, दैट वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हमारा मोरल सुएशन, मोरल सुएशन एंड कोटा। देखिए कुछ नहीं है, मोरल सुएशन क्या होता है? नैतिक प्रभाव। आरबीआई कुछ बेसिक सी गाइडलाइंस दे देता है, किसको? गाइडलाइंस दे देता है कमर्शियल बैंक्स को कि यू हैव टू गिव लोन टू दीज सेक्टर। आपको ये करना है। अभी आगे हम लोग कभी पढ़ेंगे तो एक वर्ड आएगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग।
आरबीआई डिसाइड करके देता है कि आपको कुछ सेक्टर को प्रायोरिटी देनी है, आपको कुछ सेक्टर को प्रायोरिटी देनी है इतने इतने सेक्शन में, जैसे मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन देना है, वुमेन्स को लोन देना है, कॉटेज इंडस्ट्री को लोन देना है। तो ये सब जो आरबीआई ऐसे डिसाइड करके दे रहा है कि सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन नहीं देना, इन सेक्टर्स को भी प्रेफरेंस देनी है, वो चीज क्या कहलाती है, मोरल सुएशन में जाती है। ठीक है, वहीं कोटा मतलब एक लिमिट डिसाइड कर दी जाती है कि किसको कितना लोन देना है। यही प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर पूरा फिक्स है कि इस सेक्टर को इतना लोन देना ही देना है, इस सेक्टर को इतना परसेंटेज लोन जाना ही जाना है। क्लियर? तो ये क्या है, यहाँ पे कुछ नंबर की फॉर्म में ऐसा डाटा नहीं है कि इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, बट ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। तो ये सब किस मेजर में जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव मेजर। क्लियर होगी सारी? क्या देखा हमने, मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, क्यों बेसिकली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है, क्या दो फॉर्म है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और कैसे इन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर के थ्रू आरबीआई जो है वो क्या कर रहा है, इकोनॉमी में कैश फ्लो को, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करके चल रहा है। क्लियर? तो अपनी अगली क्लास में हम लोग बैंकिंग की मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ ओवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के बारे में, कैसे नेशनलाइजेशन हुआ, क्यों हुआ, कितनी बार हुआ, ठीक है, क्यों जरूरी था नेशनलाइजेशन होना, क्या फायदे थे और क्या पर्टिकुलरली नुकसान है नेशनलाइजेशन के। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।